Hello everyone. Hope all of you are fine. Welcome to LIMS Legend Institute of Management and Sciences. I am Sundar Khan, your lecturer for the course Short Story. This is our third lecture. In this lecture, we will focus on Edgar Allan Poe because we are going to study a short story written by Edgar Allan Poe. So first we will focus or we will study the biography of Edgar Allan Poe, life and works, you can say significance and works of Edgar Allan Poe, how he writes and in what type or you can say what kind of stories he writes, stories or poems, whatever his writing style. These are the things we will discuss in this lecture. ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस द बायोग्राफी. बायोग्राफी में हम सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ बर्थ. बर्थ कब हुई थी एडगर एलन पो की? एडगर एलन पो वाज बोर्न इन बोस्टन. बोस्टन प्लेस है जहाँ पर ये पैदा हुए थे 19 जनवरी 1809 में. जो डेट है एग्जैक्ट डेट वो है 19 जनवरी 1809. और अगर हम प्लेस की बात करें कि कौन सी जगह पे, तो बोस्टन में ये पैदा हुए थे एडगर एलन पो. अच्छा, अगर हम इनकी मदर के नाम की अगर बात करते हैं तो वो है एलिजाबेथ आर्नल्ड पो और इनके फादर का नाम था डेविड पो. ठीक है, अब दोनों जो इसकी मदर और फादर, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इनकी मदर का नाम पहले लिखा है, देन मैंने इनके फादर का नाम लिखा है. लेकिन इसके अलावा जब भी मैं किसी भी आपको राइटर या ऑथर के बारे में बताती हूँ तो मैं फादर का नाम फर्स्ट लिखती हूँ एंड देन मदर का नाम लिखती हूँ, बिकॉज फिर मैं फादर का आपको प्रोफेशन बताती हूँ या उसका फादर जो होता है वो होता है इंपॉर्टेंट फिगर. लेकिन यहाँ पर इनकी मदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज बोथ जो पेरेंट्स थे एडगर एलन पो के वो एक्टर्स थे, मदर भी और फादर भी. लेकिन मदर जो थी वो ज़्यादा वेल नोन थी. ठीक है, वो ज़्यादा वेल नोन थी, आप कह सकते हैं वो ज़्यादा फेमस थी एज़ कम्पेयर टू हर हस्बैंड. तो एडगर एलन पो की जो मदर थी और जो फादर थे ये दोनों एक्टर्स थे, लेकिन जो मदर थी वो ज़्यादा फेमस थी एज़ कम्पेयर टू फादर. और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि ये सेकंड थी इनकी पोजीशन. 3 चिल्ड्रन थे, मीन्स के 3 सिबलिंग्स थे, जिनमें से सेकंड नंबर जो था वो एडगर एलन पो का था. मीन्स के आप कह सकते हैं ये सेकंड चाइल्ड थे, बोथ एलिजाबेथ एंड डेविड के, ये सेकंड चाइल्ड थे. अच्छा, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इनकी लाइफ का आप कह सकते हैं एक चेंजिंग पॉइंट था वो ये था कि इनके फादर इन्हें छोड़कर चले गए थे. इनके फादर इस एलिजाबेथ को, मीन्स के एडगर एलन पो की मदर को छोड़कर और बच्चों को छोड़कर चले गए थे, उन्हें अबेंडन कर दिया था इन्होंने. जी, इनके फादर इनको अबैंडन कर गए थे, मीन्स के मदर को, पो की, और पो और उसके सिबलिंग्स को. तो इसके फादर की भी जल्दी ही डेथ हो गई थी अबैंडनमेंट के बाद, मीन्स के कुछ ईयर्स के बाद डेथ हो गई थी. और इसकी मदर की भी जो डेथ है वो पो की मदर की डेथ जल्दी ही हो गई थी, फादर जब इनको छोड़ के गए उसके बाद. और रीज़न क्या थी? ट्यूबरक्लोसिस थी. ट्यूबरक्लोसिस की वजह से इनकी मदर की डेथ हुई थी. और जब फादर इनको छोड़ गए थे और मदर की डेथ हो गई थी और कुछ अर्से बाद फादर की भी डेथ हो गई थी, तो पो और उसके जो सिबलिंग्स थे वो ऑर्फन हो गए थे. अब यही होता है जब फादर और मदर दोनों की डेथ हो जाए तो क्या होता है कि आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, सिबलिंग्स मीन्स के जो बच्चे होते हैं, वो उनको उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं और फिर वो उनकी जो होती है आप कह सकते हैं नेसेसिटीज़ और उनको जो है अडॉप्ट कर लेते होते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब पो और उसके सिबलिंग्स जो हैं उनकी मदर और फादर की डेथ की वजह से अबैंडन हुए, तो उस डेट थी वो 1811. तो कोई पूछ सकता है आपके कि पो जो है वो ऑर्फन कब हुआ, किस ईयर में हुआ? तो वो 1811 में हुआ था. उसके बाद क्या है कि पो को जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था वो था जॉन एंड फ्रांसिस एलन, मीन्स के ये दोनों मियाँ बीवी थे और इन्होंने पो को जो है अपने पास रखा था. अडॉप्ट नहीं किया था इन्होंने पो को अपने पास रखा ज़रूर था और उसके बाद उसको बेसिक नेसेसिटीज़ भी दी थी और एजुकेशन भी उन्होंने कुछ हद तक पो की मतलब फीसिस वगैरह भी कुछ हद तक दी थी. लेकिन इन्होंने जो है एक हम फॉर्मली और लीगली कहते हैं ना किसी को अडॉप्ट करना, इन्होंने वो नहीं किया था. इन्होंने पो को फॉर्मली और लीगली अडॉप्ट नहीं किया था, मींस के जो फैमिली रजिस्टर है इन्होंने पो को अपने फैमिली रजिस्टर में जो आप कह सकते हैं एंटर नहीं किया था. ये सिर्फ पो की आप कह सकते हैं कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर रहे थे और उसकी फीसिस पे कर रहे थे किसी हद तक, और अपने घर में इन्होंने पो को रखा ज़रूर हुआ था. और ये जो फैमिली थी जॉन और फ्रांसिस एलन की, ये जो थे ये मर्चेंट थे. और मर्चेंट किस चीज़ के थे? टोबैको के मर्चेंट थे, मीन्स के ये जो है
वो तंबाकू की तिजारत करते थे ये दोनों। तो इसका मतलब है कि ये जो फैमिली थी जिन्होंने पो को अपने पास रखा था ये एक अच्छी आप कह सकते हैं वेल स्टैब्लिश्ड फैमिली थी, और इनको मतलब कि अच्छी फैमिली थी, इनको किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो थी वो नहीं थी, बल्कि फाइनेंशियली ये स्ट्रॉन्ग फैमिली थी। ठीक, अब क्या हुआ, जब तमाम के तमाम सिबलिंग्स जो थे पो और उसके दूसरे सिबलिंग्स ये दूसरी फैमिलीज़ के साथ दूसरी फैमिलीज़ में मतलब 3 सिबलिंग्स थे, तो ये 3 फैमिलीज़ में डिवाइड हो गए थे और हर फैमिली ने एक एक बच्चा अपने पास रखा था, जिस तरह जॉन और फ्रांसिस एलन ने पो को अपने पास रखा था। अब अगर हम बात करें कि पो जो है वो किसको एडमायर करता था या किसको अपना हीरो कंसीडर करता था, तो वो है लॉर्ड बायरन। तो आप पूछ सकते हैं कि पो का जो है वो हीरो कौन है, या किसको एडमायर करता था, या किसको अपना आप कह सकते हैं हीरो कंसीडर करता था, या किसकी तरह का बनना चाहता था, तो दैट इज़ लॉर्ड बायरन। बचपन से ही पो को जो था वो ख्वाहिश थी, इसकी ड्रीम था कि ये लॉर्ड बायरन की तरह बने, और क्योंकि ये लॉर्ड बायरन को एडमायर करता था इसका मतलब है कि इसका लिटरेचर में इंटरेस्ट था, लिटरेरी राइटिंग में इंटरेस्ट था, वेदर आप कह सकते हैं पोइट्री हो गई या आप कह सकते हैं टेल्स या नॉवेल्स, वट एवर इट इज़, मीन्स कि इस साइड पे इसका इंटरेस्ट था। और जो इसका हीरो कंसिडर किया जा सकता है वो जिसको ये एडमायर करता था वो फिगर है लॉर्ड बायरन की। तो आप पूछा जा सकता है आपसे कि किस लिटरेरी फिगर को पो जो है वो एडमायर करता था या अपना हीरो जो है वो कंसीडर करता था, तो वो हैं लॉर्ड बायरन। तो ये बचपन से ही पो का जो इंटरेस्ट था वो आप कह सकते हैं कि लिटरेचर की साइड पर ज़्यादा था। अगर हम एजुकेशन की बात करें कि पो ने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, तो वो जो है इन्होंने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से फर्स्ट सेमेस्टर इन्होंने अपना जो है वो इन्होंने वहाँ पे एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में, और वहाँ पे इन्होंने अपना सिर्फ एक ही सेमेस्टर कंप्लीट किया था, और लैक ऑफ मनी की वजह से इन्होंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जो है इनको लेफ्ट कर दिया था। और लैक ऑफ मनी क्यों था, क्योंकि इनके ऊपर गैम्बलिंग के डेप्थ से बहुत ज़्यादा, तो वो डेप्थ जो थे वो जॉन ने देने से इनकार कर दिया था इनको, वो पैसे सिर्फ इनकी फ़ीस पे की थी, लेकिन जो गैम्बलिंग के डेप्थ से वो इन्होंने जॉन एलन ने मना कर दिया था वो पैसे देने से, तो जिसकी वजह से पो को बहुत प्रॉब्लम हुई थी और इन्होंने ये जो यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया वो 1 सेमेस्टर के बाद ही छोड़ दी थी। फिर ये वेस्ट पॉइंट में एंटर हुए थे, लेकिन इन्होंने वेस्ट पॉइंट में भी जो है वो कम्प्लीटली अपनी एजुकेशन जो है वो वहाँ पर भी कम्प्लीट नहीं की, वहाँ भी इन्होंने बीच में ही मिड में ही कहीं छोड़ दी। अब वेस्ट पॉइंट को छोड़ने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो है ये फोस्टर पेरेंट्स जॉन से थे, जॉन एंड फ्रांसिस एलन, इनके साथ फाइट हो गई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि वेस्ट पॉइंट में ये इन्होंने एज एन ऑफिसर जो है वो मतलब आप कह सकते हैं कि ये इनलिस्ट हुए थे आर्मी में अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, और वेस्ट पॉइंट में इनलिस्ट हुए थे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने जो एज एन ऑफिसर ये वहाँ पे उन्होंने एडमिशन तो ले लिया था, एनलिस्ट हो गए थे आर्मी के अंदर, लेकिन फिर ये वहाँ पे इनका इंटरेस्ट नहीं था, इन्होंने वहाँ पे सर्व करने से, जो अपनी ड्यूटी थी कंप्लीट करने से मना कर दिया था, वहाँ से ये चले गए थे। तो जिसकी वजह से फोस्टर पेरेंट्स जो थे इनके, जॉन एलन जो है वो मतलब गुस्सा आया उन्हें, और जो है पो की और जॉन एलन की आपस में लड़ाई हुई थी, और उसके बाद पो जो है वो इनको लेफ्ट कर गए थे, अपने पेरेंट्स को, जो फोस्टर पेरेंट्स थे इनके जॉन एंड फ्रांसिस एलन, इन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो मीन्स आप कह सकते हैं कि इन्होंने आर्मी में भी अपने आप को एनलिस्ट किया था और ऑफिसर, लेकिन ये बने जब तो ये अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो इन्होंने कम्प्लीटली जो हैं वो कंप्लीट नहीं की थी, या आप कह सकते हैं कि ड्यूटी इन्होंने फुलफ़िल नहीं की थी अपनी, तो जिसकी वजह से इनका कोर्ट मार्शल हो गया था, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी पे रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना क्लास के लिए ना ड्यूटी के लिए, तो इसलिए इनको कोर्ट मार्शल करके वहाँ से वेस्ट पॉइंट से भी निकाल दिया गया था। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि पूछा जा सकता है कि कौन सा लिटरेरी फिगर है जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था, तो वो है एडगर एलन पो। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वेस्ट पॉइंट से भी ये चले गए तो उसके बाद इन्होंने और अपने फोस्टर पेरेंट्स के साथ इनकी लड़ाई होगी, तो फिर ये वहाँ नहीं रहे, ये वहाँ से मूव कर गए थे बाल्टीमोर। बाल्टीमोर में कौन था, इनकी आंट थी जिनका नाम था मारिया पो क्लेम। बाल्टीमोर में जो एक जगह का नाम है वहाँ पर इनकी आंट रहती थी, पो की आंट रहती थी, जो कि बहुत ही आप कह सकते हैं कि पुअर फैमिली से ताल्लुक़ था, ये पुअर आप कह सकते हैं बैकग्राउंड था उनका, बहुत गरीब थी, और उनका नाम था मारिया पो क्लेम। ये आपने लाजमी याद रखना है, क्योंकि ये जो थी इनका मारिया पो क्लेम जो है इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पो के ऊपर। कह सकते हैं आपके पो इनसे मतलब इनको देखकर और इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि काफ़ी नोट किया था पो ने इनकी लाइफ को कि किस तरह से गुजारती हैं, और जो वट एवर इट इज़, तो पो जो है वो इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी थे आप कह सकते हैं, और इनकी लाइफ को उन्होंने नोटिस किया था और देखा था कि
मतलब कि राइटिंग्स जो पो की है ना वो मारिया प्लो क्लेम से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड थी। और इनकी एक जो है वो बेटी भी थी और उसका नाम था वर्जीनिया। वर्जीनिया, आपने ये भी नाम याद रखना है कि ये पो की आंट की बेटी हैं वर्जीनिया। 1833 में इन्होंने एक मिस फाउंड इन अ बॉटल जो एक लिखी थी, इनकी एक राइटिंग थी। तो इस राइटिंग को कहते ये हैं कि ये फोकस्ड जो थी ये मारिया पो क्लेम के ऊपर ही फोकस थी। इनकी राइटिंग उन्हीं के बारे में थी और उनसे रिलेटेड ही उनसे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस्ड होकर ही इन्होंने ये राइटिंग लिखी थी, मिस फाउंड इन अ बॉटल। अच्छा, उसके बाद ये है इस राइटिंग की वजह से इनको एक जॉब मिली थी एज एन एडिटर फॉर मैगजीन इन रिचमॉन्ड। मीन्स के मैगजीन था रिचमॉन्ड में जहाँ पे इन्हें एज एन एडिटर जो है वो अपनी राइटिंग की वजह से रखा गया था या ऑफर किया गया था कि ये एज एन एडिटर आकर उस मैगजीन में काम करें। फिर हम इनकी मैरिज की बात करेंगे। तो मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो 1835 में इन्होंने शादी की थी और शादी इन्होंने की थी वर्जीनिया क्लेम से, जो कि मारिया पो क्लेम की जो थी यंगर डॉटर उनसे किया था और की थी। और ये जो है ये 13 इयर्स की थी जब इनकी जो है वो शादी हुई थी। मीन्स के ये बहुत यंग थी एट द टाइम ऑफ द मैरिज। और डेथ कब हुई इनकी? वर्जीनिया क्लेम की डेथ हो गई थी 1847 में और ये हुई थी आप कह सकते हैं कि ये जब इनकी डेथ हो गई थी उसके बाद पो को जो है वो आप कह सकते हैं डिप्रेस्ड बहुत ज़्यादा हो गए थे और कोई भी इनको कंसोल किसी भी चीज़ से ये जो है ना उस ठीक नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गए थे और इनकॉन्सोलेबल हो गए थे। इनको मतलब किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे ये अपनी वाइफ की डेथ के बाद। फिर 1838 में पोन अपनी फैमिली के साथ जो है वो फिलाडेल्फिया में मूव कर गए थे ये, क्योंकि बाल्टीमोर से ये छोड़ गए थे अपनी वाइफ की डेथ के बाद। बाल्टीमोर से ये मूव कर गए थे, ये मूव कर गए थे फिलाडेल्फिया में और यहाँ पे भी इन्होंने एज एन एडिटर काम किया था ग्राहम्स मैगजीन में। जिस मैगजीन में इन्होंने काम किया था एज एन एडिटर उनका उस मैगजीन का नाम है ग्राहम्स मैगजीन। और 1345 में इन्होंने अपनी फेमस जो है एक टेल लिखी थी जिसका नाम है द रेवन। द रेवन इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है वो टेल है और ये इन्होंने लिखी थी 1845 में। फिर अक्टूबर 1849 में जब ये बाल्टीमोर में ही थे तो इनकी डेथ हो गई थी और तब इनकी एज थी 40 ईयर्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस एज में पो की डेथ हुई थी, तो दैट इज़ 40 ईयर्स के थे पो जब इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ हुई क्यों थी? इनकी एक डेथ की कोई रीजंस जो हैं वो मींस कि हमें क्लियर कट नहीं पता कि इनकी डेथ की रीज़न क्या है, लेकिन मिस्टीरियस डेथ थी इनकी। और आप मींस के एजम्पशंस हैं, लोगों के गेसेस हैं। कोई कहता है ड्रग की वजह से हुई थी या कोई कहता है कि अल्कोहल की और ड्रग की ओवरडोज की वजह से इनकी डेथ हुई थी, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि इनकी डेथ की जो मेन रीज़न है वो कौन सी है। ठीक है, तो अब आप याद रखेंगे अक्टूबर 7, 1849 में इनकी डेथ हुई थी और उस टाइम ये बाल्टीमोर में आ गए थे दोबारा। अगेन बाल्टीमोर में ही थे ये जब इनकी डेथ हुई थी और उस टाइम इनकी जो एज थी वो थी 40। और इनकी डेथ की जो रीज़न है, जो कॉज है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन गेसेस हैं कि ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल इनकी डेथ हुई थी। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि पो की क्या सिग्निफिकेंस है लिटरेचर में, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अमेरिकन पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, मींस के पोएट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। इन्होंने एज एन एडिटर और लिटरेरी क्रिटिक भी काम किया है। एडिटर मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 मैगजीन्स के मैंने नाम बताए हैं जिनमें इन्होंने एज एन एडिटर काम किया था और ये लिटरेरी क्रिटिक भी थे, मीन्स के क्रिटिसिज्म भी करते थे दूसरों की राइटिंग के ऊपर। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट जो थी ये उसका हिस्सा थे। वो जो है वो अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट का हिस्सा भी थे। और सबसे ज़्यादा जो फेमस हैं पो वो इसलिए हैं कि अपनी टेल्स ऑफ मिस्ट्री की वजह से पो की जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं वेल नोन है, ये जो चीज़ पो को सबसे ज़्यादा पॉपुलर और फेमस बनाती है वो इनकी टेल्स हैं और टेल्स भी टेल्स ऑफ मिस्ट्री हैं। अच्छा, आप कह सकते हैं कि पो को आप कह सकते हैं कि ये जो अर्लीस्ट जो राइटर्स थे शॉर्ट स्टोरी के, ये उनमें पो का शुमार होता है। और इनकी आप कह सकते हैं इन्वेंटर हैं ये शॉर्ट स्टोरी के जो इन्वेंटर्स हैं, मींस के इससे पहले नॉवल का जनर जो था वो वेल नोन था और पोइट्री थी, लेकिन शॉर्ट स्टोरी जो है उसके इन्वेंटर हैं, इन्होंने इन्वेंट की थी। इनके साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अर्लीस्ट जो है वो प्रैक्टिशनर हैं, इन्वेंटर हैं शॉर्ट स्टोरी के। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ इनकी जो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है वो एक तो मिस्ट्री टेल्स है, दूसरी डिटेक्टिव फिक्शन है। डिटेक्टिव फिक्शन को इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था शॉर्ट स्टोरी के जनर में। अच्छा, कंट्रीब्यूशन है इनकी जनर ऑफ साइंस फिक्शन। इन्होंने साइंस फिक्शन, इनकी जो टेल्स हैं वो साइंस फिक्शन से रिलेटेड हैं। आप जब टेल पढ़ेंगे
आप जब इनकी टेल्स रीड करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनकी जो टेल्स हैं वो साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड हैं। अच्छा, पो जो है वो अर्लीस्ट जो है वो अमेरिकन प्रैक्टिशनर हैं और ये शॉर्ट स्टोरी के इन्वेंटर हैं। मींस कि ये अर्लीस्ट जो अमेरिकन थे, अमेरिकन राइटर थे, जो अमेरिकन पोइट्स थे, जो नॉवलिस्ट थे, ये उनमें पो का शुमार होता है। मींस अर्लीस्ट से मुराद ये कि जो शॉर्ट स्टोरी जिन्होंने इन्वेंट की थी, जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी पे काम करना शुरू किया, ये शॉर्ट स्टोरीज लिखनी शुरू की, उनमें पो का शुमार होता है, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी राइटर की वजह से ज़्यादा फेमस और वेल नोन है। और इन्होंने ही इन्वेंट की थी डिटेक्टिव फिक्शन। इन्होंने एक डिटेक्टिव फिक्शन इन्वेंट की थी और दूसरी इन्होंने जो इन्वेंशन की थी, जो इन्होंने एक इंट्रोडक्शन करवाया था, कंट्रीब्यूशन दी थी लिटरेचर में, दैट इज़ साइंस फिक्शन। मीन्स के डिटेक्टिव फिक्शन का जनरे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था और साइंस फिक्शन का जनरे भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इनकी जो सिग्निफिकेंस थी वो है अमेरिकन प्रैक्टिशनर थे ये शॉर्ट स्टोरी के, और ये अर्लीस्ट राइटर्स जो उनसे हैं उन शॉर्ट स्टोरी के, उनमें पो का जो है वो शुमार होता है। He was the first well-known American writer to try to earn a living through the writing alone. Means के कुछ ही लोग होते हैं जो कि राइटिंग को कम्प्लीटली अपना प्रोफेशन बनाते थे उस ज़माने में, और उससे जो लिविंग जो अर्निंग उनकी होती थी उससे वो अपनी लाइफ जो है वो गुजारते थे। और जो पो हैं वो इस चीज़ के लिए वेल नोन है कि वो एक वेल नोन अमेरिकन राइटर थे, जो कि अपनी जो भी लिविंग होती थी वो उनकी बेस्ड करती थी उनकी राइटिंग के ऊपर, जस्ट उनकी राइटिंग के ऊपर अलोन। इसके अलावा उनका कोई प्रोफेशन नहीं था, उसके अलावा उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। और इसी वजह से पो की जो लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं कि इतनी इन्होंने लग्जरियस लाइफ इन्होंने नहीं गुजारी थी। मींस के नॉर्मल लाइफ गुजारी थी, और ज़्यादातर जो है वो थोड़े से ये गुर्बत की तरफ ही इनका जो है ना वो था। लेकिन फिर भी इनकी जो जितनी भी अर्निंग होती थी या जो जिस चीज़ पे ये बेस करते थे फॉर हिज अर्निंग, वो इनकी राइटिंग्स थी, और राइटिंग्स के थ्रू ही जो इनकी इनकम आती थी, ये उसी से अपनी जो है वो डेली नेसेसिटीज़ जो है वो कंप्लीट करते थे। अगर हम शुमार करें कि पो को हमको किस तरह से जान सकते हैं, तो ये फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी हैं। जिस तरह मैंने बताया कि अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर है, मींस के इन्हीं ने और इनके साथ कुछ और इनके फॉलोवर्स जो थे, उन्होंने शॉर्ट स्टोरी का जो जनरे था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी कंसीडर किए जाते हैं। मॉडर्न याद रखना है आपने कि फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी हैं पो। फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी भी है, क्योंकि इन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन इंट्रोड्यूस करवाई थी और साइंस फिक्शन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो ये फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी कह सकते हैं, या फादर ऑफ साइंस फिक्शन या साइंस फिक्शन का जो जनरे है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये उसके भी फादर हैं। जो लास्ट हैं ये है फादर ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। मीन्स के साइको एनालिसिस जो हुई, जो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुई, साइको एनालिसिस मीन्स के ब्रेन और जो साइको एनालिटिक काम था, मीन्स के जो क्रिटिसिज्म साइको एनालिसिस के थ्रू की गई थी, वो भी सबसे पहले पो ने ही स्टार्ट की थी, और पो ही उसके फादर कंसीडर किए जाते हैं, फादर ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिनको जब आपसे पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म कौन है, या डिटेक्टिव स्टोरी कौन है, फादर ऑफ, या फिर फादर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी कौन है, तो आपको याद रखना है कि ये पो हैं। अगर हम बात करें तो इनकी अपनी एक पोइट्री की थीरी थी जिसको ये फॉलो करते थे। मीन्स के इनको लगता था कि वही पोइट्री की थीरी है जो कि फॉलो होनी चाहिए, ये ठीक है, तो वो हम अब डिस्कस करेंगे। पो को लगता था कि जो भी राइटिंग है वो शॉर्ट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए एट वन सिटिंग। मीन्स के हाँ, जो भी राइटिंग हो वो इस तरह की हो, इस तरह से राइट की जाए या डेवलप की जाए कि वो शॉर्ट हो, कंसाइज हो और एक ही सिटिंग में रीडेबल हो। मीन्स के इतनी लंबी ना हो, इसका मतलब ये है कि लेंथ जो है वो शॉर्ट होनी चाहिए और एक ही सिटिंग, वन सिटिंग इतनी लेंथ होनी चाहिए कि एक दफ़ा इंसान बैठे तो वो कम्प्लीटली जो भी है, वो टेल है, पोइट्री है और नॉवल है, वट एवर इट इज़, वो रीड हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर बात करें कि वो कह रहे हैं कि पोइम का एम क्या होना चाहिए, कि पोइम राइटिंग का एम होना चाहिए ब्यूटी, कि वो उसकी ब्यूटी को जो मतलब जो एक एम होता है राइटिंग का, किसी भी राइटिंग का, वो कह रहे हैं कि पोइम की राइटिंग जो है, पोइम राइटिंग, उसका एम क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए ब्यूटी, कि वो ब्यूटी को किस तरह से क्लासीफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग डिस्क्राइब्ड बाय अ पोइम इज़ द डेथ ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन। यहाँ पे आई थिंक पो है, पोइम नहीं है, यहाँ पे पो है। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, द एम ऑफ पो राइटिंग, यहाँ पे भी पो है या पोइम राइटिंग जो भी आप कर लें, लेकिन यहाँ पे पो है। तो ये भी यहाँ पे है कि द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग डिस्क्राइब्ड बाय अ पो इज़ द डेथ ऑफ अ ब्यूटीफुल वुमन। मीन्स कि आप कैसे सोच सकते हैं कि किसी भी ब्यूटीफुल वुमन की डेथ को दिखाया जाए और उसको एक ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन किया जाए या डिस्क्राइब किया जाए, उसकी डिस्क्रिप्शन इस तरह से दी जाए। तो यानी आप यहीं से देखें कि इनका राइटिंग का स्टाइल किस तरह था, कि ये कंसीडर करते थे कि किसी बहुत ही खूबसूरत वुमेन की डेथ दिखाई जाए तो ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कंसीडर की जाती है। अच्छा,
द डिजायरेबल टोन ऑफ अ पोएम इज मेलनकली, मीन्स के इनका जो इंटरेस्ट है पेसिमिस्ट थे, इनका जो ये थे मेलनकली की तरफ इनका इंटरेस्ट था। डिप्रेशन क्योंकि इनके ऊपर आया, मैंने आपको बताया इनकी वाइफ की डेथ के बाद ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, तो इनको लगता है कि जो डिजायरेबल टोन है किसी भी पोएम की वो है मेलनकली। ये अपोज डिडेक्टिक पोएम्स, ये डिडेक्टिक पोएम्स को अपोज करते थे, उसके अगेंस्ट थे। इनको डिडेक्टिक पोएम्स जो हैं वो पसंद नहीं थी, उसके ये अगेंस्ट थे, उसके फेवर में नहीं थे। ही स्ट्रेस द फॉर्म ऑफ पोएम स्पेशली द ब्यूटीफुल एंड नीट राइम। अकॉर्डिंग टू हिम पैराडाइज लॉस्ट इज नॉट अ गुड पोएम, मीन्स के इनको इस तरह की पोएम्स अच्छी लगती थी जिसमें नीट राइम थी। ये कंसीडर ही उसको एक अच्छी और वेल रिटन पोएम कंसीडर करते थे, जिसकी वजह से पैराडाइज लॉस्ट जो है, जो एक लॉन्ग पोएम है, जिस तरह कि मैंने बताया कि इनकी पोइट्री की जो थीरी है वो थी शॉर्ट, कंसाइज एंड रीडेबल एट वन सिटिंग। तो पैराडाइज लॉस्ट तो इस तरह की नहीं है, तो ये पैराडाइज लॉस्ट को गुड पोएम कंसीडर नहीं करते थे, जो इनकी अपनी एक पोइट्री की थीरी थी अकॉर्डिंग टू दैट थीरी। ठीक है, इनका स्ट्रेस होता था ब्यूटीफुल और नीट राइम स्कीम के ऊपर। राइम स्कीम जो है वो ब्यूटीफुल और नीट होनी चाहिए। अगर हम फेमस इस पोइम्स करें तो द रेवन तो टेल है, एनाबेला ली और टू हेलन जो है, ये कुछ फेमस वर्क्स हैं पो के। कुछ फेमस वर्क्स जो हैं वो पो के वो हैं द रेवन, द एनाबेला ली और टू हेलन। ये तीनों वर्क्स जो हैं ये इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फीचर की बात करें कि कौन कौन से फीचर्स हैं पो की राइटिंग के, तो सबसे पहले आता है गॉथिक एलिमेंट्स। गॉथिक एलिमेंट्स जो हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं डिटेल में आपको बताऊंगी गॉथिक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और क्या क्या इसके अंदर होता है, क्योंकि आपका एक कंप्लीट एक जो क्वेश्चन है वो बन सकता है गॉथिक एलिमेंट्स के ऊपर कि जनरल गॉथिक एलिमेंट्स कौन से हैं या पो के जो गॉथिक एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये अभी आप लीव कर दें, ये आप लेकिन माइंड में रखेंगे कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो गॉथिक एलिमेंट्स के ऊपर ही होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे डीप एनालिसिस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। इनका जो एक फीचर था कि डीप एनालाइज करते थे ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, ये नोटिस करते थे सब कॉन्शियसनेस ऑफ ह्यूमन माइंड, और ये काम इन्होंने 100 ईयर्स पहले कर लिया था। जो आज हम फ्राइड की जो हम थीरी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, इन्होंने तो 100 ईयर्स लेटर लिखी थी, लेकिन ये 100 ईयर अर्ली जो है ये पो ने जो अपने वर्क है उसके अंदर इन्होंने सबकॉन्शियस ऑफ माइंड जो है ह्यूमन माइंड, उन्होंने उसको डिस्कस भी किया है और उसको अपने वर्क्स में शो भी किया है कि किस तरह से सबकॉन्शियस जो है वो ह्यूमन माइंड की वो वर्क करती है। और ये फर्स्ट अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने न्यूरोटिक कैरेक्टर्स को अपने मेन कैरेक्टर बनाया था स्टोरीज़ के अंदर। न्यूरोटिक कैरेक्टर्स आप समझ सकते हैं, मीन्स के ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आप कह सकते हैं डिप्रेस्ड होते हैं, मेंटली थोड़े से इनके अंदर कुछ डिसऑर्डर होता है, इनके अंदर कुछ इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं वो जो जिनकी वजह से कुछ डिफरेंट होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं आप कह सकते हैं, या कि भी थोड़ा सा आप एबनॉर्मल भी कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा आप वो जो कुछ शकी किस्म के लोग होते हैं वो उस टाइप के जो कैरेक्टर्स थे उन्हें न्यूरोटिक कैरेक्टर्स आप समझ सकते हैं। और वो ये पहले ही एक अमेरिकन ऑथर थे जिन्होंने इस तरह के थोड़े से डिसऑर्डर वाले कैरेक्टर्स को या एबनॉर्मल लोगों को अपना जो है वो मेन कैरेक्टर बना के स्टोरी के अंदर प्रेजेंट किया था। मेन कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट होता था इनकी स्टोरीज का, शॉर्ट स्टोरीज का, वो न्यूरोटिक कैरेक्टर्स थे। प्रिकर्सर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज एंड साइंस स्टोरीज, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ कि फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज हैं और साइंस स्टोरीज हैं, क्योंकि ये इन्होंने ही जो है ये जनरे ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज और साइंस स्टोरीज का जो जनरे था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो प्रिकर्सर कह लें आप या फादर कर लें ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज और साइंस फिक्शन स्टोरीज। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me.